नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। प्रयागराज में जो छात्रों का संघर्ष है, पीसीएस आरओ एआरओ के जो प्रतियोगी हैं, उनके संघर्ष में खास बात यह है कि ये मामला न्यायालय की दहलीज तक भी जा सकता है। दो बड़ी वजह मैं आपको बता रहा हूं। पहली बड़ी वजह यह कि नॉर्मलाइजेशन जिस तरह से लागू करने की बात है, क्या वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कानून सम्मत है? क्या कोर्ट में वो स्वीकार की जाएगी? और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कह दिया है कि भर्ती के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं, जो इस मामले में बदल दिए गए हैं। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो ये बात कह रहा है और ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज पर जा सकता है, तो कोर्ट में क्या तस्वीर सामने होगी? बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनूप प्रकाश अवस्थी, सुप्रीम कोर्ट के उभरते हुए तेज तर्रार अधिवक्ता हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, और बड़ी बात यह है कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं, जहां पर इस समय यह आंदोलन का उफान है। हजारों छात्र जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, अनूप प्रकाश अवस्थी उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ करके निकले हैं। अनूप, पहला सवाल आपसे मेरा यह है कि क्या कानून के मुताबिक जब यह मामला हाई कोर्ट में जाएगा और जाना तय माना जा रहा है, तो क्या लीगल टेस्ट पर जो लीगल मेरिट होती है, क्या ये हो सकता है कि आप एक पर एक भर्ती का एडवर्टीजमेंट निकालें और बीच में उसके नियम बदल दें? क्या ये मुमकिन है अनूप? ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और अभी अभी संविधान पीठ का एक निर्णय आया है 7 नवंबर को। हम्म। और वो कहता है कि जो मूल नियम हैं हम्म। उनके अंतर्गत अगर कोई गुंजाइश है तो ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो एक बार आपने पब्लिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे स्टेट के द्वारा, स्टेट की कोई जो इंस्ट्रूमेंटिलिटी है उसके द्वारा हम्म। अगर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो बीच रास्ते आप उसको टिंकर नहीं कर सकते, आप उसको डगडगा नहीं सकते, उसमें कुछ और नहीं जोड़ सकते। हम्म। और उसके पीछे एक बड़ा सीधा सा लॉजिक है। हम्म। जो हम्म। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, हम्म। वो पब्लिक की व्यवस्था को अल्टीमेटली चलाएंगे। हम्म। हम्म। तो उनके साथ अगर परसेप्शन में भी अन्याय होगा हम्म। तो वो चीज ठीक नहीं है। तो अनूप, ये दूसरी चीज, बताइए कि ये एक बात मैं हल्का सा आपको यहाँ रोक रहा हूं कि ये कैसे मुमकिन है? आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं अनूप, वो भी तो बड़े क्वालिफाइड होते हैं। फिर कैसे इस तरह का फैसला लिया? जुडिशियल स्क्रूटनी में क्या ये ठहरेगा, ये फैसला जो लिया है आयोग ने? अभिषेक, एक्चुअली त्रुटि किसी भी स्तर पे हो सकती है, और कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, मानवीय त्रुटियों से परे नहीं है। तो ये त्रुटि और है, आप मैं मानते हैं त्रुटि है ये? अब यदि अभी बीच रास्ते में नियम बदले जा रहे हैं तो ये बिल्कुल त्रुटि है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जो संविधान पीठ का अभी फैसला आया है 7 नवंबर को, हम्म। उसमें जो नियम थे वो तो परिवर्तित किए गए थे राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, हम्म। माननीय न्यायालय के द्वारा। हम्म। और उसको जो पैरामीटर्स हैं फेयरनेस के, पैरामीटर्स हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इम्पार्शियलिटी करे, हम्म। जो पैरामीटर्स हैं उन पे खरा नहीं पाया गया। जो हमारे संविधान के मानक हैं, आर्टिकल 16 है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, या आर्टिकल 14 है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, तो इन सब टेस्ट पे वो खरा नहीं पाया गया, इसीलिए उसको खारिज किया गया है। तो मैं तो ये मानता हूँ त्रुटि किसी भी स्तर पे हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जो माननीय न्यायालय हैं उनमें बड़ी बेंच में दोबारा से मामला जा करके चेंज होने का कोई स्कोप ही नहीं होता। एक बार अगर तय हो गया तो तय हो गया था। हम्म। तो इसलिए मुझे लगता है त्रुटि कहीं भी हो सकती है। और ये बात सही है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, उसमें जो भी पदाधिकारी हैं बड़े नामचीन, बहुत पढ़े लिखे और बड़े ज्ञानी विद्वान पुरुष हैं, उन सबका आदर करते हुए कहता हूं कि उनसे भी त्रुटि हो सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अनूप कि अभी जिस तरह से इस पूरे मैटर को आप देख रहे हैं, इसमें दो चीजें बड़ी खास हैं। एक तो ये जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई बीच में इन्होंने नियम बदल दिए, दूसरा ये नॉर्मलाइजेशन का चक्कर क्या है?
आप जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे वो दौर था स्केलिंग के उफान का दौर था, आपको ख्याल होगा, क्योंकि आपने कई एग्जाम क्वालिफाई किए, बाद में आपके, जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, आपकी ये चॉइस थी कि आपको लीगल प्रोफेशन में आना, इसलिए आपने तमाम एग्जाम और नौकरियां छोड़ करके आप इस क्षेत्र में आ गए। लेकिन जो स्केलिंग का दौर था और जिस तरह से आक्रोश था, इस बार नॉर्मलाइजेशन की बात है कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। ये क्या जुडिशियल स्क्रूटनी के लिहाज से आपको सही दिखाई देता है? अभिषेक, जो स्केलिंग थी वो एक, मेरा ख्याल है, अलग मुद्दा था, जिसमें अलग अलग विषयों में कुछ विषयों की जो नंबर पाने की जो क्षमता होती थी ज्यादा होती थी, उसमें छात्र ज्यादा पा जाते थे, और कुछ ऐसे विषय थे जो सामान्य रूप से कठिन माने जाते थे, उसमें जो नंबर थे कम मिलते थे। तो उन सबको एक लेवल फील्ड पे लाने के लिए स्केलिंग की व्यवस्था लाई गई, और वो भी मुझे लगता है विवादों से परे कभी नहीं रही, उस पर भी बहुत सारे विवाद हुए हैं। और नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली जो ये किया जा रहा है ना, ये तो बड़ी अजीब सी विडंबना वाली स्थिति है, क्योंकि आप एक से ज्यादा दिन में परीक्षाओं को स्प्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है किसी और अलग अलग परीक्षा पत्रों से कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में एक ही परीक्षा को अगर विद्यार्थी देंगे अलग अलग परीक्षा पत्रों के साथ में, तो उनके मार्क्स भी अलग अलग आएंगे, इसकी संभावना हो सकती है। तो कौन निर्धारित करेगा कि वो कठिन पेपर था या आसान पेपर था? क्योंकि बिल्कुल जो बिल्कुल। तैयार विद्यार्थी है, जिसने परीक्षा के लिए काफी अच्छी मेहनत की है, वो कितना भी कठिन पेपर क्यों ना आए, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि पेपर सिलेबस के अंदर से ही तो पूछा जाएगा। जो ज्ञान भौतिक रूप से या अदरवाइज किताबों में उपलब्ध है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, जो सिलेबस है, उसी के आधार पे तो परीक्षा प्रश्न बनाए जाएंगे। तो स्कोर करने की जो प्रोपेंसिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, एक मेधावी में तो बहुत तेज होगी, और दोनों ही दिन वो अच्छे नंबर पा सकते हैं। अब कहीं ऐसा हुआ कि एक पाली में कुछ लोगों ने ज्यादा नंबर पा लिए, तो उस मेधावी व्यक्ति के नंबर को इसलिए कम कर दिया जाए कि किसी अन्य दिन अन्य पाली में जिसने एग्जाम दिया उसके नंबर कम आए हैं, ये तो किसी तरीके से उचित प्रतीत नहीं होता। अभिषेक, यहाँ पे समस्या जानते हैं क्या है? ये समस्या लॉजिस्टिक्स की है। अब अगर एक ही दिन में परीक्षा करानी हो, तो ज्यादा परीक्षा जो सेंटर हैं उन पे जाना पड़ेगा, ज्यादा बिल्कुल। पैसे खर्च करने ये पड़ेंगे। मैं यही मैं और आपको बताना चाह रहा हूं अनूप, यही कहानी आप जो कह रहे हैं ये असली कहानी है। हुआ क्या है कि 2023 में ऐसा करवा चुके हैं। 2023 में अनूप यही परीक्षा एक ही दिन में हो गई थी, लेकिन इस बार क्या किया है कि सेंटर कम कर दिए हैं। सिर्फ 41 जिलों में सेंटर इन्होंने बनाए हैं, और यही विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई 75 जिले हैं, आप सेंटर बढ़ा दीजिए। ये 2 दिनों में करके नॉर्मलाइजेशन का क्या चक्कर है? ये क्यों कर रहे हैं आप? ये तो उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, ये जो सवाल उठा रहे हैं वो। न केवल भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, अपितु जो लोक सेवा आयोग की अपनी विश्वसनीयता है, हम्म, उस पे भी एक प्रश्न जरूर है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हम सब लोग कुछ ना कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सपने होते हैं, और वो सपने कई बार होते हैं कि हम लोक सेवा की परीक्षा को क्वालिफाई करें। तो जब आप काफी कम उम्र के होते हैं तभी ये सपने देख लिए जाते हैं। और आज की स्थिति में जो लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन को करने की व्यवस्था है, वो केवल इस वजह से कि हमारे पास कुछ कम धन लगे, या हमारे पास जो मैन पावर है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, इसलिए 2 दिन में उस परीक्षा को स्प्रेड कर दिया जाए, ये मुझे किसी भी एंगल से जस्टिफाइड प्रतीत नहीं होता। और जहां तक रही बात कम सेंटर बनाने की, तो क्या जो हमारे जिले हैं 75 या उससे अधिक, तो उन सब में भी विद्यार्थी हैं, हम्म, और सामान्य रूप से जो सेंटर्स रहते थे वो सब जगह रहते थे। हम्म, कई बार इलाहाबाद के विद्यार्थी मिर्जापुर में जाके एग्जाम दिए, कई बार वो बनारस में जाके एग्जाम दिए, और मैं वो जब वहां पढ़ता था तो देखता रहता था, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है, और हो सकता है इलाहाबाद एकोमोडेट ना कर पाए। तो जो सामान्य व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर एकोमोडेट नहीं कर पाता, तो अगल बगल के जिलों में भेज दीजिए ना। तो हमारे यहाँ विद्यालयों की संख्या कम है, आप किसी इंटर कॉलेज में कर दीजिए, थोड़ा बाहर के कर दीजिए, यही तो होगा कि आपको निगरानी के लिए ज्यादा लोगों को लगाने की बिल्कुल आवश्यकता होगी, हो बिल्कुल। सकता अनूप है एक ज्यादा बात मुझे टीचर और वालों को बताइए, लगाने की एक आवश्यकता हो। एक बात लेकिन और ये आप समझाइए लेकिन अनूप। अभिषेक, मैं यहाँ पे अपनी बात हाँ पूरी कर दूं। हाँ हाँ लेकिन केवल इस वजह से कि हाँ हमें कम मेहनत करनी पड़े, हाँ आप हाँ अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो हाँ। मुझे लगता है कि ये अ, आयोग की साख के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। एक बात मुझे और समझाइए अनूप, क्योंकि आपको कानूनी मसलों का बहुत अच्छा आपको ज्ञान है, आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अलग अलग हाई कोर्ट में भी जाते हैं।
आप वहाँ पर बड़े जो ट्रिकी केस, कॉम्प्लिकेटेड केस भी कई सारे आप ले चुके हैं, अच्छी सफलताएं आपको मिली। मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा मामला आपने जो समझा है, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, आपने इन चीजों को बहुत करीब से देखा है। ये जो आयोग जो कर रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या कल को अगर सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता है, ये कितना टिकेगा? आयोग का जो स्टैंड है, आपकी जो लीगल समझ क्या कहती है अनूप? मैं बड़ा साफ शब्दों में बोलूं, यदि जब ये परीक्षा एडवर्टाइज हुई थी, उस समय के जो नियम थे उसके अंतर्गत ये नॉर्मलाइजेशन इत्यादि परमिसिबल है, कहीं लिखा हुआ है, तो वो कर सकेंगे शायद ये नाटी के कोर्ट के सामने। लेकिन ऐसा अगर नहीं है और ये बीच में नियम बदल रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये व्यवस्था टिकेगी नहीं। और जैसे ही इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होएगी, इनकी एक्शन का जुडिशियल रिव्यू होएगा, मुझे लगता है कि आयोग को काफी चैलेंजिंग समय का सामना करना पड़ेगा कोर्ट बिल्कुल। के सामने उत्तर देने के और लिए। ये मैं क्लियर कर दूं अनूप कि ये एकदम क्लियर है कि जब इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था, तब कहीं भी कोई नॉर्मलाइजेशन जैसी वाली बात थी नहीं। अगर वो बात सामने होती तो ये आंदोलन होता ही, इस समय ना होता, हो सकता उस समय हो रहा होता। आज ये विद्यार्थी इसीलिए सड़कों पर हैं क्योंकि अचानक से ये तय हुआ है कि हम 2 दिन में एग्जाम कराएंगे, हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और इसके पीछे एक डर पेपर लीक का भी बताया जा रहा है। यूपी में आपने खुद ध्यान दिया होगा, यूपी में एक नहीं बल्कि कई पेपर लीक हो रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप इस तरह के नए नए प्रयोग कर रहे हैं? इसका असर क्या पड़ेगा विद्यार्थियों पर, इसकी आपको चिंता नहीं है? अभिषेक, पेपर लीक की अगर बात है तो एक बार अगर परीक्षा होगी तो जो संभावना है उसकी दूनी संभावना बन जाएगी अगर 2 बार परीक्षा होगी। दूनी तो संभावना, पेपर, पूरी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, 2 बार परीक्षा हो रही, 2 बार प्रश्न पत्र निकल रहे हैं, 2 बार अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, तो इसलिए पेपर लीक से तो मुझे ये कहीं जुड़ा हुआ लगता नहीं। अगर इसके पीछे ये रीजन है तो ये मेरे ख्याल से उचित कारण नहीं है। दूसरी चीज है नॉर्मलाइजेशन। आप कोई शब्द गढ़ लेते हैं और उस शब्द की परिभाषा हम निकालने का प्रयास करते हैं अपने तरीके से। जो सामान्य छात्र है, पढ़ के आ रहा है, परीक्षा की तैयारी करके आ रहा है, उसको आपके शब्दों से क्या लेना देना। हम्म। आपकी जो भी शब्द की व्याख्या हो, उसको एक नया चैप्टर बना के उस पर भी आंदोलन, उसको भी पढ़ना पड़े, ये तो उचित नहीं है। छात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको आप व्यवस्था को चलाने के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में रिक्रूट करते हैं, उस सिस्टम को रिक्रूट करते हैं। और हमारा इलाहाबाद इस बारे में तो विख्यात रहा है कि उसने पूरे देश को, प्रदेश ही नहीं पूरे देश और पूरी व्यवस्था को उसने प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। और वो प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, पीसीएस से छोटी रैंक के अधिकारी हो, और तमाम सारी अन्य जो सरकारी पद निकलते हैं, नौकरियां निकलती हैं, उसमें वो आते हो। लेकिन वो हैं तो इस पूरे स्टील फ्रेम के एक हिस्से। और इलाहाबाद का एक पूरा इतिहास रहा है जिसने पूरी पूरी उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग से निकलने वाली जो नौकरियां हैं उनमें अपना छाप हमेशा छोड़ा है। तो हम्म। मुझे लगता है ये चीज ठीक नहीं है। और ये केवल इलाहाबाद तक सीमित भी नहीं है। वहां आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां लोक सेवा आयोग है। अगर हम्म। लोक सेवा आयोग कहीं और होता तो वहां आंदोलन हो रहा वहां होता। भी होता है, बिल्कुल। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ प्रयागराज तक सीमित मामला नहीं है। प्रदेश के जितने अलग अलग हिस्सों के विद्यार्थी हैं वो सब इससे प्रभावित हैं। पीसीएस तो सपना होता है। एक आखिर में एक बात मैं आपकी जानकारी में लाते हुए इस बात को क्लोज करूंगा अनूप, कि जिस समय हम बात कर रहे हैं, आप सोचिए, ये विद्यार्थी उस समय भी आयोग के सामने बैठे हुए हैं, रात में भी, और आज लाठी चार्ज भी हुआ इन प्रतियोगियों पर जो अपनी डिमांड के लिए जा रहे थे कि आयोग उनकी सुने। उन पे आज लाठी चार्ज भी हुआ है अनूप, ये भी तस्वीर सामने आई है आज। यदि ऐसा हुआ है तो मैं बेहद दुखी हूं इस बात को सुन के। हम्म। एक तो उनको सुना नहीं जा रहा है, हम्म। और उनको बताया जा रहा है, जो उनको बोला जा रहा है वो डंडे से बोला जा रहा है। ये कतई उचित नहीं है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आप बात करें, संवाद करें, लेकिन जो ये लाठी चार्ज है, ये किस तरीके का चार्ज है? हम्म। ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे साथ में जुड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनूप अवस्थी। अनूप ने तमाम पहलुओं पर बात की, जो इसके कानूनी पहलू उन पर बात की, और साथ में चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और बहुत ही संतुलित बैलेंस्ड वे में आप पूरी इनकी बात सुनेंगे
तो कहीं नहीं लगेगा ये किसी पक्ष के साथ खड़े हैं, ये निष्पक्ष तरीके से कानून के साथ खड़े हैं, और कानून की जो चार दीवारी है उसी के दायरे में उन्होंने अपनी बात रखी और क्लियर कहा है कि जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें लोक सेवा आयोग के लिए अदालत में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अनूप, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।